हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार मेहता एंड यू आर वाचिंग और अपना वाला चैनल प्यारा सा चैनल मेरिट यार्ड। जैसा कि हम लोग अभी तक केमिस्ट्री का जो फर्स्ट चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो उसका जो एमसीक्यूज टाइप का क्वेश्चन था उसे हम लोग अभी तक कर चुके हैं। तो आज हम लोग जो है सेकेंड चैप्टर यानी अम्ल क्षारक एवं लवण जो है उसका जो एमसीक्यूज है उसे करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो चैप्टर का नाम क्या है? अम्ल क्षारक एवं लवण, इंग्लिश में इसे एसिड बेस एंड साल्ट कहते हैं, ठीक ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, खट्टा खाद्य पदार्थ में होता है खट्टा, तो जैसा कि आप लोग लोअर क्लास में पढ़े होंगे कि अम्ल किसे कहते हैं, तो वैसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षारक जो स्वाद में कड़वे होते हैं, ठीक ना। तो उसके आधार पर हम लोग पढ़े थे। तो पूछा है यहाँ पर क्या कि खट्टा पदार्थ में क्या होता है। तो देखिए ऑप्शन ए में है अम्ल है, बी में है क्षारक है, सी में ए और बी दोनों है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए खट्टा में क्या होता है? अम्ल होता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, शरीर की अम्लता को दूर करने के लिए उपयोग करते हैं। यानी शरीर की अम्लता यानी एसिडिटी अगर शरीर में हो जाता है ज़्यादा तो उसको दूर करना है, तो उसको दूर हम लोग कैसे करेंगे? तो देखिए, अगर एसिड ज़्यादा होता है बॉडी में तो उसके लिए हम लोग बाहर से जो लेते हैं वो बेस लेते हैं। क्या लेते हैं? बेस यानी क्षारक। चूंकि एसिड और बेस का जो अभिक्रिया होता है, यानी देखिए अम्ल प्लस क्षारक, ये दोनों जो है अभिक्रिया करते हैं और आपका बनता है लवण प्लस जल। लवण प्लस जल। अब इस अभिक्रिया को हम लोग उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं, यानी उदासीन हो जाना। दोनों एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देते हैं। ऑल ओवर आपका जो अम्लता के कारण जो दर्द पीड़ा होती है पेट में, तो वो सभी जो है दूर हो जाता है, ठीक ना। तो देखिए, तो क्या लेंगे बाहर से? अम्ल ज्यादा हुआ है बॉडी में ना, तो ऑप्शन में ए में है नींबू पानी। तो नींबू पानी एसिड है जी, नींबू में अम्ल होता है तो ये तो लेंगे नहीं। सिरका आपका ये भी एसिड होता है, एसिटिक एसिड उसमें पाया जाता है, तो वो भी नहीं होगा। बेकिंग सोडा का विलयन, ठीक ना, यहाँ पर नहीं वह होगा, ठीक। तो बेकिंग सोडा देखिए आपका क्या होता है? बेस होता है, क्षारक, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। डी में है चीनी और नींबू पानी दोनों है ना, तो ये भी नहीं होगा, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड का सी हो जाएगा, ठीक, बेकिंग सोडा का विलयन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, देखिए प्राकृतिक सूचक नहीं है, बताना है कि कौन प्राकृतिक सूचक नहीं है। तो पहले सूचक क्या होते हैं? देखिए, वैसे पदार्थ जो अम्ल और क्षारक की उपस्थिति में अपना रंग बदल देते हैं, यानी रंग बदलकर किसी पदार्थ की प्रकृति को बताते हैं कि वो अम्ल है या क्षारक है, तो उसे हम लोग सूचक कहते हैं, इंग्लिश में इंडिकेटर, ठीक ना। तो ऑप्शन ए में है आपका लिटमस है, बी में हल्दी है, सी में मेथिल ऑरेंज है और डी में प्याज है। तो ये सभी जितने भी यहाँ पर नाम है सभी के सभी सूचक ही हैं, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर बोला है कि प्राकृतिक सूचक नहीं है, यानी संश्लेषित सूचक कौन सा है? सूचक जो है दो प्रकार के मेनली ऐसे होते हैं, प्राकृतिक सूचक और संश्लेषित या मानव निर्मित सूचक। तो देखिए, लिटमस आपका क्या होता है? ये आपका प्राकृतिक सूचक है, ये जो है लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। किससे? लाइकेन जो है इससे प्राप्त करते हैं। लाइकेन जो है दो जीवों का क्या होता है? एक समूह होता है, दो जीव एक साथ रहते हैं। इसमें आपका दो जीव कौन कौन रहते हैं? तो शैवाल और कवक, ये दोनों एक साथ पाए जाते हैं, तो इसी को हम लोग लाइकेन कहते हैं और इससे आपको लिटमस प्राप्त किया जाता है, ठीक ना। बी में है हल्दी, इंग्लिश में टर्मेरिक, हल्दी जो है ये भी आपका क्या है? प्राकृतिक सूचक है। सी में मेथिल ऑरेंज है, तो देखिए सी ऑप्शन आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये आपका प्राकृतिक सूचक नहीं है, ये संश्लेषित सूचक है, यानी इसे जो है मानव ह्यूमन के द्वारा तैयार किया जाता है लैब में, प्रयोगशाला में, ठीक ना। डी आपका प्याज, देखिए प्याज तो प्राकृतिक सूचक है ही, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, गंधीय सूचक है। गंधीय सूचक, तो गंधीय सूचक कौन होते हैं? जो अम्ल और क्षारक के उपस्थिति में आकर अपना गंध बदल लेते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो गंध बदलकर अम्ल और क्षारक जो है उनकी प्रकृति को बताते हैं। तो ऑप्शन ए में है आपका लिटमस, बी में है हल्दी, सी में है प्याज और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए गंधीय सूचक में आपका क्या आता है? तो वो होता है लिटमस नहीं है यहाँ पर, हल्दी भी नहीं है, तो बचा कौन? सी में प्याज है, तो प्याज आपका गंधीय सूचक में आता है, ठीक ना। प्याज हो गया, वैलिना हो गया और इसके अलावा आपका लौंग का तेल, ये तीनों जो है गंधीय सूचक में आते हैं, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हल्दी कैसा सूचक है? तो हल्दी कैसा है जी? ऑप्शन को देखिए ध्यान से, प्राकृतिक सूचक है यानी प्राकृति, ठीक ना। बी में है कृत्रिम है, सी में है गंधीय है, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो प्राकृतिक सूचक आपका हल्दी क्या है? प्राकृतिक सूचक है, कृत्रिम तो होगा नहीं, गंधीय सूचक भी नहीं है, ठीक ना, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बोला है ना, तो ऑप्शन को देखिए, HNO3 ये आपका क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल होता है, ठीक ना। बी में है HCl, ये आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। सी है आपका आंसर सही होगा H2SO4। तो सल्फ्यूरिक एसिड का जो फॉर्मूला है, यानी हिंदी में कहें सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र जो है आपका H2SO4 होता है, नहीं हाइड्रोजन सल्फेट केमिकल नाम हो गया, रासायनिक नाम। इसके बाद डी में आपका क्या है, CH3COOH, ये आपका है एसिटिक एसिड, क्या है एसिटिक एसिड। इसे हम लोग IUPAC नाम के तहत इसे हम लोग इथेनोइक एसिड के नाम से भी जानते हैं, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जिंक एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच की अभिक्रिया से बने विलयन का नाम बना। यानी जब जिंक और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करेंगे तो उससे बने विलयन का नाम है, यानी नाम बताना है कौन सा विलयन मिलेगा। तो देखिए जिंक है और सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, ये दोनों जब रिएक्शन करते हैं तो आपका जो साल्ट बनता है, नहीं विलियन जो बनेगा, तो विलियन यानी साल्ट जो है वो घुला हुआ है तो विलियन है, तो आपका बनता है सोडियम जिंकेट बनता है। क्या बनता है, सोडियम जिंकेट, यानी Na2ZnO2, इसी का नाम है सोडियम जिंकेट, ठीक ना। प्लस आपका हाइड्रोजन गैस निकलेगा। तो देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है जिंक सल्फेट, नहीं जिंक सल्फेट नहीं मिलता है। बी में सोडियम जिंकेट, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, सी में सोडियम सल्फेट, तो ये भी नहीं, और डी में है जिंक जिंकेट, तो ऐसा होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, संगमरमर का रासायनिक नाम है, संगमरमर बोला है, यानी मार्बल की बात करें तो, मर की अगर बात करें तो संगमरमर क्या होता है, वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3, नहीं कैल्शियम कार्बोनेट को ही हम लोग संगमरमर भी कहते हैं, इसे हम लोग लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए ऑप्शन ए में है कैल्शियम ऑक्साइड, नहीं होगा। बी में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये भी नहीं होगा। कैल्शियम ऑक्साइड आपका क्या होता है, ये आपका चूना होता है, ठीक ना, क्या होता है, चूना। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये चूने का पानी है, ठीक ना, चूने का पानी। इसके अलावा आपका सी ऑप्शन में है कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। देखिए CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। डी में है कैल्शियम सल्फेट, तो ये भी नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सोडियम कार्बोनेट एवं तनु HCl, नहीं तनु HCl अम्ल के बीच की अभिक्रिया का समीकरण होगा। ये देखिए, तो क्वेश्चन जब भी होता है तो क्वेश्चन एक बार पढ़ें, इसके बाद ध्यान से ऑप्शन को देखें। नहीं ऑप्शन को ऐसे जैसे ही देखेंगे तो कुछ ऑप्शन ऐसे भी होते हैं जो ऐसे ही छटा जाते हैं, नहीं यानी ऑप्शन जो है वो आपका आंसर नहीं होगा। तो देखिए, तो यहाँ पर ए में है NaHCO3, तो देखिए सोडियम कार्बोनेट बोला है, और ये क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये ऑप्शन आपका होगा नहीं, ऐसे ही खत्म हो गया। इसके बाद बी में देखिए सोडियम कार्बोनेट, तो ये है। सी में देखिए CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो और डी में इनमें से कोई नहीं, तो उससे पहले बी को देख लेते हैं। तो सोडियम कार्बोनेट, जी हाँ सोडियम कार्बोनेट है। इसके अलावा तनु HCl, तो देखिए तो यहाँ HCl दिया गया है, नहीं ये क्या है आपका तनु है, ठीक ना। डाइल्यूट अम्ल हो गया, रिएक्शन के बाद आपको क्या मिलेगा, समीकरण बोला था ना, तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन के बाद आपको मिला है 2NaCl, नहीं यानी सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो देखिए ये रिएक्शन हुआ कैसे, एक्चुअली में रिएक्शन हुआ कैसे है वो हम लोग समझ लेते हैं। देखिए तो सोडियम कार्बोनेट है, इसका रिएक्शन आपको कराया गया है डाइल्यूट HCl के साथ, नहीं यानी तनु अम्ल के साथ। तो रिएक्शन को समझने के लिए हम यहाँ देखिए क्या हुआ है कि इसको जब तोड़ा जाएगा ऐसे, तो ये 2 निगेटिव और ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसको अगर तोड़ेंगे आप तो कैसे टूटेगा, ये निगेटिव क्लोराइड और ये पॉजिटिव हाइड्रोजन पर। अब देखिए जैसा कि पहला लेक्चर में आप लोगों को बताया गया था कि रिएक्शन कैसे होता है, नहीं तो देखिए पॉजिटिव वाला किसके साथ जाएगा, निगेटिव के साथ, यानी सोडियम क्लोराइड के साथ जाएगा, तो आपका क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड यानी NaCl बन जाएगा, नहीं क्या बनेगा NaCl। तो देखिए सोडियम क्लोराइड, इसके अलावा कार्बोनेट है और ये हाइड्रोजन है, नहीं हाइड्रोजन कार्बोनेट बनना चाहिए, लेकिन ये अनस्टेबल होने के कारण क्या होते हैं, ये टूट जाते हैं आपका कार्बन डाइऑक्साइड में प्लस वाटर में, ठीक ना। एक्चुअली ये दोनों मिले हैं तो ये क्या बनता है H2CO3, और यही टूटेगा तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका एक ऑक्सीजन इसमें, तो H2O बन गया और CO2 ये निकल गया, तो ऐसे रिएक्शन हुआ है, ठीक ना। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर जो है बी हो जाएगा, डी तो होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, धातु ऑक्साइड अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं, अतः धातु ऑक्साइड होते हैं। तो बोला है कि धातु ऑक्साइड यानी कोई भी मेटल का ऑक्साइड जो है अम्ल से अभिक्रिया करता है तो लवण तथा जल देता है, नहीं यानी धातु ऑक्साइड मिल करके अम्ल के साथ लवण तथा जल देता है। तो बताना है कि धातु ऑक्साइड जो है क्या होते हैं। तो देखिए तो लवण तथा जल कहाँ पर बनता है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करते हैं तब लवण और जल मिलता है, यानी धातु ऑक्साइड और अम्ल बोला है। तो धातु ऑक्साइड जब एक अम्ल है तो दूसरा क्या हो जाएगा आपका क्षारक होना चाहिए, नहीं तो धातु ऑक्साइड आपका क्षारक होना चाहिए, नहीं तो देखिए ऑप्शन ए में है अम्लीय होगा, नहीं बी में है क्षारीय होगा, तो भी एकदम सही है, क्षारीय होगा धातु ऑक्साइड। अरे तभी ना एक जो है धातु ऑक्साइड जैसे मान लीजिए कि Na2O है, नहीं सोडियम ऑक्साइड है, ये आपका HCl के साथ रिएक्शन किया,
नहीं, तो इसके बाद क्या बनेगा आपका, यहाँ से देखिए सोडियम क्लोरीन के साथ जाएगा तो NaCl आपका साल्ट बन गया प्लस H2O, तो देखिए लवण तथा जल मिल गया, यानी धातु के ऑक्साइड, ये भी मेटल का ऑक्साइड है, सोडियम धातु है, ऑक्सीजन यानी ऑक्साइड, तो धातु के ऑक्साइड जो हैं, धातु ऑक्साइड जो हैं आपके क्या होते हैं, इससे पता चला कि धातु ऑक्साइड जो हैं आपके क्षारकीय होते हैं, यानी सी, तो देखिए बी में क्षारकीय, इसलिए बी आपका आंसर सही है, सी उदासीन तो होगा नहीं, इनमें से कोई होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी होने की प्रक्रिया कहलाती है। तो देखिए ये आपका सीधे डेफिनेशन है, नहीं एनसीईआरटी में दिया गया इसमें, तो आयन की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी आने को हम लोग तनुकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? तनुकरण, डाइल्यूशन। तो देखिए ऑप्शन ए में ही है तनुकरण, यहाँ पर दोनों होगा साथ में नहीं, तो इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा। बाकी अनुकरण ऐसा होता नहीं है, वाष्पीकरण होगा नहीं, इनमें से कोई होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रबल अम्ल है, प्रबल अम्ल नहीं यानी स्ट्रॉन्ग एसिड की बात किया है। तो देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल है, बी में है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, सी में HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड, और डी में बोला है इनमें से सभी। तो देखिए जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं सभी के सभी प्रबल अम्ल होते हैं, नहीं ये क्या है, सभी प्रबल अम्ल है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अब देखिए प्रबल अम्ल क्या होता है, तो वैसे अम्ल जो जल में जाने यानी जल में घुलकर तेजी से H+ आयन देते हैं, और ज्यादा से ज्यादा जो H+ आयन देते हैं उसको हम लोग प्रबल अम्ल कहते हैं, और जो कम H+ आयन देते हैं उनको दुर्बल अम्ल कहते हैं, ठीक ना। तो एक बात याद रख लिए, जितने भी इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं यानी अकार्बनिक अम्ल जिसमें कार्बन नहीं है, ठीक ना, तो वो सभी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं यानी प्रबल अम्ल होते हैं, और जिसमें कार्बन वाला एसिड हो गया तो आपका दुर्बल होता है। सभी कार्बनिक अम्ल जो हैं अकार्बनिक अम्ल से दुर्बल होते हैं, ठीक ना। जैसे अगर बात करें CH3COOH, ये आपका एसिटिक अम्ल है, नहीं क्या है, एसिटिक अम्ल है, तो इसकी बात करते हैं, इन सबों से कंपैरिजन करिएगा तो ये सबसे दुर्बल होगा, ठीक ना, प्रबल नहीं होगा, ये सभी प्रबल होंगे। आप किसी भी इनऑर्गेनिक यानी अकार्बनिक अम्ल से कंपेयर करिएगा इसका, तो ये हमेशा दुर्बल ही होगा, ठीक ना। ये हो गया, इसके अलावा और भी आप ले सकते हैं, जैसे HCOOH, ये क्या है, फॉर्मिक एसिड या मिथेनोइक एसिड, ये हमेशा इन सबों से दुर्बल ही होगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, प्रबल क्षारक है, इस बार बोला था अम्ल, इस बार क्षारक, तो क्षारक भी वैसे यानी जल में घुलकर जो तेजी से नहीं और ज्यादा से ज्यादा OH- देते हैं। क्या देते हैं? OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन जो तेजी से देंगे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे कहेंगे प्रबल क्षारक, और जो धीमी गति से देगा या फिर कम देगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, दुर्बल क्षारक कहेंगे। तो देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, बी में है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, सी में है सोडियम हाइड्रोक्साइड है, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्षारक की बात करते हैं तो जनरली बेसिक कैरेक्टर, जैसे पेरियोडिक टेबल में हम लोग चलते हैं, जैसे ये पेरियोडिक टेबल हो गया, ठीक ना। तो पेरियोडिक टेबल में अगर आप इधर से इधर जाते हैं, नहीं यानी राइट से लेफ्ट की ओर जा रहे हैं, ठीक ना, राइट से लेफ्ट की ओर जाते हैं तो आपका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, नहीं। और आप लोगों को पता है मेटल के ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड जो है क्षारकीय नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, यानी आपका बेसिक कैरेक्टर यानी क्षारकीय गुण जो है इधर से इधर बढ़ेगा और इधर से इधर घटेगा, नहीं इधर से इधर आइएगा, सॉरी इधर से इधर आइएगा तो बढ़ेगा, और इधर से इधर जाइएगा तो आपका घटेगा, ठीक ना। तो देखिए सबसे ज्यादा बात करें तो ये सभी जितने कैल्शियम हो गया मैग्नीशियम हो गया, इन दोनों की बात करते हैं तो ये सेकेंड ए का एलिमेंट है, ठीक ना, और ये कैल्शियम सोडियम जो है आपका फर्स्ट ए का एलिमेंट है, नहीं। तो देखिए इधर से इधर आने पर क्या होता है, आपका बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है यानी क्षारकीय प्रकृति बढ़ेगा, नहीं। तो इसलिए आपका आंसर ए जो है, सॉरी आपका सी ऑप्शन देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या है आपका हो जाएगा प्रबल क्षारक। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इसके अलावा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये क्या है प्रबल क्षारक होते हैं, बाकी ये सभी जो हैं इसके कंपैरिजन में दुर्बल हैं, ठीक ना। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रबल क्षारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, यदि pH का मान जो है नहीं 7 से अधिक है, क्या है 7 से अधिक है तो विलयन होगा। तो बताइए, तो जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे तो वहां पर पता होगा कि अगर pH का वैल्यू, अगर 7 से pH का वैल्यू अगर अधिक है नहीं तो आपका क्या होता है, बेस होता है, और अगर 7 से कम है नहीं, 7 से अगर कम होगा, 7 से कम है तो आपका क्या होता है, ये pH का वैल्यू अगर 7 से कम है तो आपका एसिड होता है यानी अम्ल होता है।
यानी 7 से पीएच वैल्यू जैसे ही जितना ज़्यादा बढ़ेंगे तो क्षारकीय प्रकृति बढ़ेगा, यानी बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, नहीं क्षारीय गुण बढ़ेगा, और 7 से अगर कम होंगे तो वो आपका एसिडिक कैरेक्टर यानी अम्लीय गुण बढ़ेगा, ठीक ना। तो देखिए तो बोला है कि पीएच की बात करें 7 से बोला है कि ज़्यादा है, जिधर मुंह खुला रहता है, मैथ में पढ़े होंगे आप लोग ना कि मुंह खुला जाने रहेगा वो ज़्यादा और मुंह बंद जाने उधर कम, नहीं बड़ा छोटा के लिए तो बड़ा होगी, यानी पीएच वैल्यू ज़्यादा है, इन 7 से ज़्यादा होगा तो विलयन क्या होना चाहिए, तो वो आपका क्षारकीय होना चाहिए। देखिए ऑप्शन में ए में अम्लीय नहीं होगा, बी में क्षारीय, तो जी बिल्कुल सही बी में क्षारीय है, इसलिए 7 से चूंकि पीएच का वैल्यू ज़्यादा कहा गया है तो आपका क्या होगा, क्षारकीय हो गया। बी ऑप्शन आपका सही है, उदासीन तो होगा नहीं, और इनमें से कोई नहीं तो ये होगा नहीं। उदासीन कब होगा, अगर पीएच का वैल्यू 7 है, कितना है 7 रहेगा तो आपका विलयन जो है उदासीन होगा, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, शुद्ध दूध का पीएच मान 6 होता है, जब वह दही बन जाता है तब उसके पीएच मान में हो जाएगा, क्या होगा, तो बताइए। तो दही जब बनेगा तो दही क्या होता है, दूध से और अधिक खट्टा होता है, यानी अम्लीय गुण बढ़ा, ठीक ना। तो पीएच की बात किया है, नहीं तो पीएच वैल्यू जब कम होता है 7 से अगर जितना ही कम जाएंगे हम लोग तो आपका जो अम्ल का गुण जो है वो बढ़ेगा, नहीं यानी अम्लीय विलयन और होता जाएगा, ठीक ना। तो देखिए ऑप्शन ए में है 7, बी में है 6 से कम, तो 6 से कम, देखिए दूध का पीएच 6 था, ये दूध का था, और जब ये दही बन जाएगा, नहीं क्या बनेगा दही, तो पीएच वैल्यू इससे और कम हो जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सही। सी में 6 से अधिक तो होगा नहीं, चूंकि 6 से अधिक होगा तो क्षारीय हो जाएगा। यहाँ पर बोला था कि दही बना है तो दही में क्या होता है, खट्टा होता है, यानी अम्ल का कैरेक्टर बढ़ा, इसलिए कम हो जाएगा पीएच। डी इनमें से कोई यानी कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ऐसा है नहीं, परिवर्तन तो होता है, चूंकि दूध से दही बना है यानी अम्ल नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है, हमारे शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, तो देखिए दांत का नाम सुने आप लोग, नहीं दांत से जो चबाते हैं खाते हैं किसी को नहीं यानी भोजन को, तो आपका जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ जो है वो दांत में ही पाया जाता है। दांत का ऊपरी भाग जो हमेशा आप लोग चमकाते रहते हैं, नहीं तो दांत का ऊपरी भाग जिसे हम लोग इनेमल कहते हैं, क्या कहते हैं इनेमल, तो वो जो है आपका सबसे कठोर भाग होता है, ठीक ना। ऑप्शन ए में मस्तिष्क की हड्डी, तो ये तो होगा नहीं। बी में आपका रीढ़ की हड्डी, तो ये भी नहीं होगा। सी में दांत का इनामल, देखिए व्हाइट वाला यानी सफेद वाला जो भाग होता है दांत का उसे हम लोग इनामल कहते हैं, तो ये आपका आंसर सी सही हो जाएगा। डी इनमें से सभी तो होगा नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, लाइकेन है, ऑप्शन ए में है कृत्रिम सूचक, बी में है प्राकृतिक सूचक, सी में है सार्वत्रिक सूचक, और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका जो लाइकेन है वो आपका क्या होता है, वो ऐसे बोले तो प्राकृतिक सूचक में भी आता है, नहीं और सार्वत्रिक सूचक, लेकिन लाइकेन एक ऐसा सूचक है जिसका उपयोग सभी जगहों पर किया जाता है और ज़्यादातर, तो इसलिए ज़्यादा सुइटेबल जो आपका आंसर जो लग रहा है वो क्या है, सी लग रहा है, यानी सार्वत्रिक सूचक। इसलिए यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लाइकेन आपका सार्वत्रिक सूचक है, यूनिवर्सल इंडिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, टूथपेस्ट या दंत मंजन होता है, टूथपेस्ट या दंत मंजन, नहीं जिससे दांत साफ करते हैं, नहीं तो पेस्ट की बात किया है, ऑप्शन ए में है उदासीन होता है, बी में अम्लीय है, सी में क्षारीय है, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए टूथपेस्ट जो है वो आपका क्षारीय होता है, तो हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, नहीं क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है जब हम लोग भोजन लेते हैं यानी माउथ में जब भोजन करते हैं खाना खाते हैं तो उस टाइम क्या होता है कि जब अच्छे से हम लोग दांत जो है साफ नहीं करते हैं तो उस टाइम हमारे दांत पर क्या होते हैं कि भोजन के कुछ कण यानी पार्टिकल जो है चिपक जाते हैं, और उन्हें जैसे कि माउथ में बहुत सारे जीवाणु पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं उस शुगर को तोड़ने के लिए, यानी भोजन में कार्बोहाइड्रेट है उसको तोड़ने के लिए एसिड रिलीज करते हैं, अम्ल का स्राव करते हैं भोजन को पचाने के लिए, तो इसलिए आपका दांत जो है धीरे धीरे डैमेज होता है। इसलिए बोला जाता है कि दांत को अच्छे से साफ करें। तो वही जो एसिड स्रावित होता है अम्ल के द्वारा जब हम ब्रश करते हैं तो उसमें क्या है वो बेसिक कैरेक्टर का है, तो एसिड और बेस मिक्स होगा तो क्या हो जाएगा उदासीन हो जाएगा, यानी अम्ल जो है उसका प्रभाव नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार दांत जो है आपका वो खराब होने से बच जाएगा, डैमेज होने से बच जाएगा। इसलिए आपका टूथपेस्ट या दंत मंजन क्या होता है, क्षारकीय नेचर का होना चाहिए, नहीं बेसिक होना चाहिए। तो देखिए ए में उदासीन था, बी में अम्लीय, सी में क्षारकीय, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, सिरका में अम्ल होता है, यानी सिरका में कौन सा अम्ल होता है, तो देखिए ऑप्शन ए में है साइट्रिक अम्ल होता है, बी में टार्ट्रिक अम्ल होता है, सी में एसिटिक अम्ल होता है, डी में लैक्टिक अम्ल होता है। सिरका में जो आपका अम्ल होता है वो आपका एसिटिक अम्ल होता है, इसलिए
सी आपका आंसर सही हो जाएगा। साइट्रिक अम्ल बात करें तो जितने भी खट्टे नहीं, जनरली जितने भी खट्टे चीज होते हैं, ज्यादातर नहीं तो साइट्रस फ्रूट जितने भी होते हैं यानी खट्टे फल, उसमें साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। इसके अलावा टार्ट्रिक अम्ल तो ये आपका इमली में पाया जाता है। ये जैसे साइट्रिक अम्ल आपका नींबू हो गया, संतरा हो गया, इन सबों में होगा। टार्ट्रिक अम्ल इमली में होता है, नहीं एसिटिक अम्ल सिरका में। लैक्टिक अम्ल आपका दूध में, सॉरी दही में हो गया, दूध में भी जब पीएच मान थोड़ा कम हो, नहीं हल्का एसिडिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, टमाटर में अम्ल होता है तो टमाटर में कौन सा अम्ल होता है? ऑप्शन ए में साइट्रिक अम्ल, बी में लैक्टिक अम्ल, सी में एसिटिक अम्ल, डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए टमाटर जो है उसमें आपका ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक ना। इसलिए चूंकि यहाँ पर किसी भी ऑप्शन में ऑक्जेलिक अम्ल नहीं है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, डॉग पौधे की पत्ती को उस स्थान पर रगड़ा जाता है जहां, तो डॉग पौधा क्या होता है? देखिए जो नेटल का पौधा जो होता है, इसका पत्ता अगर चुभ जाता है तो ये हमारे बॉडी में क्या करता है? मिथेनोइक अम्ल को छोड़ता है, यानी मिथेनोइक अम्ल यानी फॉर्मिक एसिड, ठीक ना। कॉमन नेम में, साधारण भाषा में फॉर्मिक एसिड, और IUPAC में इसे हम लोग मिथेनोइक अम्ल कहते हैं। तो उसको छोड़ता है, तो उसके प्रभाव को नष्ट करने के लिए, नहीं जैसे कि बोला जाता है जहाँ पर कुछ भी होता है तो उसका इलाज आसपास जैसे होता है, नहीं जैसे तो वही हो गया आपका कि उसके आसपास ही, नेटल के पौधे के आसपास एक और पौधा होता है जिसे हम लोग डॉग पौधा कहते हैं, नहीं डॉग पौधा, डॉग नहीं, ठीक ना। तो डॉग पौधा जो है ये क्या करता है कि ये उसके प्रभाव को नष्ट करता है, यानी बेसिक नेचर का होता है, ठीक नहीं, ठीक ना। तो देखिए ऑप्शन ए में है छुरी से कट जाता है तो, ब्लेड से कट जाता है तो, चोट लगने से कट जाता है तो, और डी में है नेटल का पत्ता सट जाता है तो, ठीक ना। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है, नहीं यानी सोडियम क्लोराइड जो है उससे अगर बिजली पास किया जाए, जलीय विलयन नहीं यानी एक्वस सॉल्यूशन हो गया, सोडियम क्लोराइड NaCl का एक्वस विलयन है, इससे अगर बिजली पास करें, नहीं इलेक्ट्रिसिटी अगर पास कर रहे हैं तो ये टूटेगा नहीं, तो टूटने के बाद सोडियम के रूप में और क्लोरीन के रूप में, नहीं तो क्लोराइड आयन और सोडियम आयन में टूटा, तो बोला है कि जो क्लोरीन गैस, तो ये जो है फिर गैस के रूप में निकलता है, नहीं क्लोरीन जनरली जो है Cl2 के रूप में बाहर निकलेगा, क्लोरीन गैस के रूप में। तो ये गैस जो है आपको कहाँ पर मिलेगा? ऑप्शन ए में बोला है कैथोड पर, बी में एनोड पर, सी में कभी कैथोड कभी एनोड, नहीं डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बात करें तो इलेक्ट्रोड जो होता है जिसमें हम लोग सोडियम क्लोराइड हो गया, इसका विलयन हो गया, ठीक ना, वाटर इसमें है, 2 इलेक्ट्रोड को सेटअप किया जाता है इसमें, नहीं इलेक्ट्रोड जैसे लगा दिए, और एक और इलेक्ट्रोड है ये आपका पॉजिटिव वाला है, नहीं तो पॉजिटिव वाले को हम लोग क्या कहते हैं? एनोड कहते हैं, और निगेटिव वाला जो है इलेक्ट्रोड इसे हम लोग कैथोड कहते हैं। क्या कहते हैं? कैथोड। ये है आपका निगेटिव टर्मिनल, ठीक ना। तो देखिए चूंकि क्लोरीन जो है इस पर निगेटिव चार्ज है, ठीक ना, क्लोरीन क्या है उस पर निगेटिव चार्ज है, तो निगेटिव किधर की ओर जाएगा? पॉजिटिव की ओर। तो देखिए पॉजिटिव कौन सा है आपका? एनोड है, नहीं कौन सा है? एनोड, यानी क्लोरीन गैस आपको कहाँ नजर आएगा? एनोड पर नजर आएगा। तो देखिए ऑप्शन ए में कैथोड, नहीं बी में एनोड, तो देखिए एनोड पर। सी में बोला है कभी कैथोड कभी एनोड, नहीं तो ऐसा होगा नहीं, ड्रामा थोड़ी चल रहा है कि कभी कैथोड पर और कभी एनोड पर। डी में है इनमें से कोई नहीं, तो ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 23, एक प्राकृतिक सूचक है, तो देखिए कौन सा प्राकृतिक सूचक है? मेथिल ऑरेंज है, बी में फिनॉल्फथेलिन है, ठीक ना, फिनॉल्फथेलिन, सी में लिटमस है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपका जो लिटमस है वो प्राकृतिक सूचक है, नहीं तो इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा। बाकी ए और बी जो है ये दोनों आपके संश्लेषित सूचक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में कौन दुर्बल अम्ल है? ठीक ना, इस बार बताना है आपको दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड कौन है, ठीक ना। तो हमने क्या बताया था, अभी तुरंत क्वेश्चन आया था पीछे, तो हम लोग किए थे कि वहां पर बताए थे कि जितने भी कार्बनिक अम्ल होते हैं वो दुर्बल अम्ल होते हैं और अकार्बनिक अम्ल जो है प्रबल अम्ल होते हैं। तो देखिए कार्बनिक अम्ल ऑप्शन में कौन सा है, तो देखिए ऑप्शन ए में है CH3COOH। इसका नाम जो है इसे हम लोग एसिटिक एसिड कहते हैं, नहीं तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, क्योंकि कार्बनिक अम्ल है यही सबसे दुर्बल होगा। बाकी HCl तो ये तो पूरा स्ट्रॉन्ग एसिड है, सबसे स्ट्रॉन्ग यही होता है। H2SO4 ये भी स्ट्रॉन्ग होगा, HNO3 होगा, ठीक ना, नाइट्रिक अम्ल। तो ये तीनों जो है स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, तो बचाइए वीक एसिड दुर्बल अम्ल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 25, अम्ल को जल के साथ मिश्रित करने पर उत्पन्न होते हैं। बोला कि अम्ल को जल के साथ, ठीक ना, तो क्या आपको मिलेगा, किसी भी अगर अम्ल को जल में डालिएगा, ठीक ना, किस में डाल रहे हैं, जल में डाल रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, अम्ल, चूंकि अम्ल को डालें, जैसे HCl को डालें, ठीक ना, ये आपका H2O का विलयन है, नहीं H2O है, इसमें वाटर है, इसको इसमें डाल दिए, तो देखिए तो आपको ये दोनों टूटेगा नहीं, HCl जो है जब टूटेगा तो ये किस में टूटेगा, H प्लस में और Cl माइनस में, तो क्या मिलेगा, कौन सा आयन मिलेगा, H प्लस आयन मिलेगा। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए में है H आयन, H प्लस होगा, ठीक ना, H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस, तो देखिए H प्लस आयन, तो जी हाँ H प्लस आयन ही मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि अम्ल जब जल के विलयन में जाता है, यानी अम्ल का जलीय विलयन जो है H प्लस आयन देता है, नहीं, अम्ल जल में घुलते हैं तो H प्लस आयन देते हैं, और क्षारक जल में घुलते हैं तो OH माइनस देते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, तो ये क्षारक रहता तब होता, तो बी होगा नहीं, सी दोनों तो होगा नहीं, डी इनमें से कोई नहीं होगा नहीं, इसलिए आपका आंसर ए हो जाएगा, H प्लस आयन देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, जल में घुलनशील क्षारक क्या कहलाता है। जल में घुलनशील क्षारक को हम लोग क्षार कहते हैं, नहीं, यानी वाटर सोल्यूबल जो बेसेज होते हैं उन्हें अल्कली कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्कली, इंग्लिश में क्षार। ऑप्शन ए में अम्ल नहीं होगा, बी में क्षार, जी हाँ बी आपका सही हो जाएगा, क्षार कहते हैं। सी में लवण, ये भी नहीं होगा, डी में इनमें से कोई तो होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कोई विलयन अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, नहीं, इस विलयन में क्या होगा, तो अंडे के पीसे हुए कवच से अभिक्रिया कर रहा है कोई विलयन, यानी अंडे का पीसा हुआ कवच आपका क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। अब मान लेते हैं कोई विलयन ए है, ये रिएक्शन किया और रिएक्शन करने के पश्चात बोला है कि गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो वो गैस, तो ये रिएक्शन पहले भी आप लोग पढ़ चुके थे, कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, चूने के पानी का रंग जो है दूधिया हो जाता है, यानी CO2 गैस मिलेगा, नहीं, ये रिएक्शन करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, चूने का पानी ये है, और रिएक्शन करने के बाद क्या होगा, ये आपको बनेगा CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और यही है जिसके चलते क्या होता है, चूने का पानी दूधिया हो जाता है। यानी ऑल ओवर देखना है कि रिएक्शन में आपको CO2 गैस प्राप्त होना चाहिए इन सबों से रिएक्शन करने के बाद। तो देखिए ऑप्शन ए में बात करते हैं NaCl है, नहीं, सोडियम क्लोराइड, अगर रिएक्शन हम लोग इसका कराते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, ठीक ना, तो रिएक्शन करने के पश्चात क्या बनेगा, यहाँ से आपका सोडियम और यहाँ से कार्बोनेट, तो बनेगा ये Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट, प्लस इसके साथ कैल्शियम और क्लोरीन के साथ रिएक्शन जब होगा तो बनेगा CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड। तो देखिए तो यहाँ पर CO2 नहीं मिला, यानी ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। बी ऑप्शन की बात करते हैं HCl का, अगर HCl का रिएक्शन हम लोग कराते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, नहीं, तो रिएक्शन के बाद आपको क्या मिलेगा, यहाँ से क्लोरीन और यहाँ से कैल्शियम, तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा CaCl2, प्लस इसके बाद आपका यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से कार्बोनेट, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी रिएक्शन के बाद H2CO3 मिलेगा, नहीं, और ये H2CO3 अनस्टेबल होने के कारण क्या होता है, ये टूट जाता है और ये टूटेगा आपका CO2 में प्लस H2O में। तो देखिए इस रिएक्शन में आपको क्या मिला, CO2 गैस मिल गया, और यही जब चूने के पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, चूने का पानी मिल्की होता है, नहीं, इसलिए आपका आंसर क्या होगा सही, वो हो जाएगा बी यानी HCl, ठीक ना। अब देखिए अगला हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट ऑप्शन यानी LiCl, लिथियम क्लोराइड का रिएक्शन कराते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के साथ, ठीक ना, तो रिएक्शन के बाद क्या होगा, यहाँ से आपका कैल्शियम और क्लोरीन जो है ये रिएक्शन करेगा, तो कैल्शियम क्लोराइड बनेगा CaCl2 प्लस Li2CO3, ठीक ना, ये रिएक्शन करेगा तो ये बन जाएगा, यहाँ भी CO2 नहीं मिलेगा। और नेक्स्ट लास्ट जो है आपका KCl के साथ रिएक्शन कराना है CaCO3, नहीं, इसका रिएक्शन जब कराएंगे तो यहाँ से आपका फिर से CaCl2 मिलेगा प्लस K2CO3 मिलेगा, तो CO2 इन सबों से प्राप्त नहीं होगा, ऑप्शन बी जो है उससे, ठीक ना, CO2 और H2O, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, ठीक ना। 28 विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र आपका CaOCl2 होता है, ठीक ना, क्या होता है CaOCl2, तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन ए में NaCl नहीं, बी में NaCO3 नहीं, इसे हम लोग सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे हम लोग स्वीट सोडा भी कहते हैं, मीठा सोडा का फॉर्मूला यही है बापू, नहीं, इसके अलावा आपका बेकिंग सोडा का नाम सुने होंगे, तो ये भी है, बेकिंग सोडा का भी यही होता है, ठीक ना।
इसके अलावा CaOCl2, देखिए ऑप्शन सी आपका सही है। डी में सोडियम कार्बोनेट है, ये तो होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र। तो धोने के सोडे का रासायनिक सूत्र जो है आपका सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट होता है। ऑप्शन ए में है NaCl, नहीं होगा, सोडियम क्लोराइड। बी में है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी नहीं होगा। सी में है CaOCl2, ये तो विरंजक चूर्ण का होता है, अभी तुरंत किए। डी में है Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। देखिए डेका का मतलब हो गया 10, नहीं, और हाइड्रेट शब्द जो है ये केमिस्ट्री में किसके लिए आता है, वाटर के लिए, यानी 10 वाटर के मोलेक्यूल को लेकर के सोडियम कार्बोनेट, और यही बन जाता है आपका धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, चूना जल का रासायनिक सूत्र। चूना जल, हाँ जी, इसे तो हम लोग बहुत पहले से करते हैं, फर्स्ट चैप्टर से ही चूने का पानी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, CaOH का होल 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए ये तो चूना है, नहीं, कैल्शियम ऑक्साइड CaCl2 ये साल्ट है, कैल्शियम क्लोराइड। सी में आपका CaOCl2 ये तो विरंजक चूर्ण है। डी में देखिए CaOH का होल 2, इसलिए डी आपका सही हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, कठोर जल को मृदु करने के लिए कि सोडियम यौगिक का उपयोग करते हैं। तो कठोर जल को मृदु करना है, यानी हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो हम लोग जो है हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए वॉशिंग सोडा का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं, वॉशिंग सोडा यानी धोने का सोडा। तो देखिए ऑप्शन ए में है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। बाकी सोडियम कार्बोनेट ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, ठीक ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे रहा है, नहीं कर देता है, उसका pH मान होगा। बाबू लाल से नीला, नहीं, तो बताइए, तो आप लोग पढ़े थे ना कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है, यानी वो आपका क्या है, क्षारक होगा। क्षारक जो है वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, और नीला लिटमस पत्र को अगर लाल कर रहा है कोई विलयन, नहीं, नीला से लाल, तो ये विलयन आपका क्या होगा, अम्ल होगा, यानी अम्लीय विलयन है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, लाल से नीला, नहीं, लाल लिटमस पत्र को नीला कर दे रहा है कोई विलयन, यानी वह विलयन क्या होगा, आपका क्षारीय होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन में, तो उसका pH मान बोला था, तो ऑप्शन ए यानी 7 से क्या होना चाहिए, pH का वैल्यू जो है 7 से अधिक होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन में 7 से अधिक, ए में ए होगा 11 है, बी में 10 है, ये भी होना चाहिए, सी में 5, ये नहीं होगा। डी को देख लीजिए, ए और बी दोनों बोला है, तो दोनों सही है, क्योंकि 7 से अधिक दोनों pH मान है, इसलिए आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, अम्लीय विलयन का pH मान होता है, अम्लीय विलयन, तो अम्लीय विलयन का pH मान क्या होता है, 7 से कम होता है। तो देखिए ऑप्शन 7, नहीं, ये तो उदासीन का होता है। बी में 7 से कम, इसलिए बी आपका आंसर सही हो जाएगा। नहीं, सी में 7 के बराबर, ये भी नहीं होगा, और डी में 7 से अधिक, तो ये तो क्षारकीय का होता है, ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, सोडा अम्ल अग्निशामक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के जलीय विलयन के साथ कौन सा अम्ल मिश्रित होता है, ठीक ना। सोडा अम्ल अग्निशामक ये क्या होता है, तो देखिए सोडा अम्ल अग्निशामक, अग्निशामक किसे कहते हैं, जो आग को बुझाता है। जैसे पानी आपका क्या है, एक अग्निशामक है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, आपका एक अग्निशामक है। तो बोला है सोडा अम्ल अग्निशामक, यानी वैसा अग्निशामक जो सोडा और अम्ल के मिलाने के बाद प्राप्त होता है। जैसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला है, नहीं, तो देखिए NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसके साथ अम्ल बोला है कि कौन सा अम्ल मिश्रित होगा, तो आपको क्या मिले, यानी सोडा अम्ल अग्निशामक के साथ कौन सा अम्ल मिश्रित करते हैं हम लोग, नहीं, तो सोडा अम्ल अग्निशामक के साथ हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल को मिश्रित करते हैं, H2SO4 को, और ये जब रिएक्शन होगा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ से सोडियम सल्फेट बन जाएगा, तो Na2SO4 हो जाएगा, प्लस आपका H है, और ये जो यानी हाइड्रोजन और बाइकार्बोनेट रिएक्शन करेंगे तो आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट बन जाएगा, यानी H2CO3 क्या बनेगा, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और यही टूट जाता है। टूटने के बाद आपका CO2 मिलेगा प्लस H2O मिलेगा, नहीं, CO2 और H2O मिलेगा। तो यही देखिए आपको मिला कि नहीं, अग्निशामक कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, वह आपका आंसर हो जाएगा। देखिए तो ऑप्शन में देख लेते हैं, ऑप्शन ए में HCl, नहीं, बी में H2SO4, तो जी हाँ H2SO4 होगा। देखिए ऐसे लिखा जाएगा, नहीं। अब देखिए जनरली हम लोग नंबर को जो है एकदम ध्यान से रखेंगे, हाफ में रखते हैं। जैसे सोडियम हमको लिखना है कि सोडियम सल्फेट, तो ऐसे लिखेंगे Na2SO4, देखिए ऐसे हाफ में रखते हैं, इतने पर नहीं, ठीक ना।
तो सभी में से हाइड्रोजन ब्रोमाइड ये भी नहीं होगा, HNO3 ये भी नहीं होगा, नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, नेटल का डंक में कौन सा अम्ल रहता है? नेटल का डंक, तो बताइए नेटल का अम्ल जो है, सॉरी नेटल का डंक जो है उसमें फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है या फिर उसे मिथेनोइक अम्ल के नाम से जानते हैं। तो देखिए आपका आंसर ए में है मेथेनोइक अम्ल, तो ऑप्शन ए ही आपका सही है। सिट्रिक अम्ल होगा नहीं, लैक्टिक अम्ल भी नहीं होगा, टार्ट्रिक अम्ल भी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, टार्ट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? टार्ट्रिक अम्ल किससे मिलता है? तो टार्ट्रिक अम्ल हम लोगों को इमली से प्राप्त होता है। तो देखिए ऑप्शन में, ऑप्शन ए में ही है इमली, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही है। बाकी ऑप्शन सिरका ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। नहीं, संतरा में सिट्रिक अम्ल होता है, इसके अलावा सिरका में एसिटिक अम्ल होता है, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 37, क्या होता है जब नीला लिटमस पत्र पर HCl डालेंगे? नहीं, तो बताइए, तो अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, ठीक ना। तो HCl अम्ल हो गया और इसको नीला पर डाल रहे हैं तो क्या होगा? नीला लिटमस पत्र लाल हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन ए में पीला, नहीं पीला नहीं होगा, नीला तो नीला ही भी नहीं होगा, सी में है लाल तो लाल हो जाएगा नहीं, इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा, हरा तो होगा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, क्षार का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्षार बोला है, नहीं यानी अल्कली की बात करते हैं तो वो भी बेसिक नेचर यानी क्षारकीय होता है। तो क्षार यानी क्षार जो है तो लिटमस पत्र, तो वो जो है क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला करता है, नहीं लाल को क्या करेगा? नीला करेगा। तो देखिए लाल को पीला करेगा, नहीं होगा, पीला को लाल करेगा, नहीं होगा, लाल को नीला करेगा, जी हाँ, तो इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा, नीला को लाल, तो ये अम्ल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, पीएच स्केल का परास क्या होता है? यानी पीएच स्केल का वैल्यू जो है वो क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक वैरी करता है, बदलता है? ऑप्शन ए में है 0 से 14 तक, तो इसलिए आपका आंसर जो है ए हो जाएगा, ठीक ना। पीएच स्केल जो है ये तो होता क्या है, तो ये एक ऐसा स्केल किया जाता है अम्ल और क्षारक जो है उसका गुण पता करने के लिए, नहीं अम्ल और क्षारक जो है उसे पता करने के लिए। तो ये देखिए पीएच स्केल, जैसे पीएच स्केल में क्या होता है, यहाँ वैल्यू जो होता है 7 और इधर से जाएं तो 0, जनरली 0 या 1 कहते हैं, ठीक ना, और इधर जो है 14 तक होता है। तो अगर पीएच का वैल्यू 7 से अधिक होगा तो ये क्या होगा? क्षारक हो जाएगा, और 7 से अगर कम होगा तो ये अम्ल हो जाएगा, और 7 रहेगा तो आपका उदासीन होगा। तो पीएच स्केल से हम लोग ये पता करते हैं, ठीक ना। तो इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ? 0 से 14 तक जाएगा, 0 से 16 तो होगा नहीं, 0 से 12 भी नहीं होगा, 0 से 20 एकदम नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 और इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, किस पीएच परास में हमारा शरीर कार्य करता है, ठीक ना, यानी कितना पीएच रहेगा जिस पर हमारा शरीर जो है अच्छे से काम करेगा? तो ऑप्शन ए में है 7 से 7.6, बी में है 7 से 7.5, सी में है 7 से 7.9 और डी में है 7 से 7.8। तो देखिए हमारा शरीर जो है वो आपका 7 से 7.8 के पीएच परास पर काम करता है, इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नहीं देखिए, तो वैसे बच्चे जो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, नहीं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को फायदा हो सके। इसके अलावा शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि वैसे बच्चे नहीं आपके मित्र दोस्त उन्हें भी तो फायदा होना चाहिए, नहीं इसके अलावा लाइक करें, नहीं और कमेंट करिएगा, तभी हम लोगों को पता चलेगा कि आप लोगों को किस चैप्टर का नहीं चाहिए आप लोगों को लेक्चर, और नहीं तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करेंगे। और तो ये था आपका आज का लेक्चर, नहीं तो आप लोग स्टडी करते रहें। थैंक्स।